जितनी बार भी आपको मैं देखा है यहाँ पर संगीत, पहले मैं जानते तो आपके बारे में थे ही थे, 5-7 साल से आपसे घनिष्ठता हो गई तो बहुत बहुत हमको अच्छा लगता है। लेकिन पहले हम देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था आपको देख करके। सब बहुत सुंदर धोती, बहुत अच्छा कुर्ता, एकदम वो लगता था कोई राजा महाराजा वहां से उतर करके आ रहा है। हाथ में पान, ये पान आपके साथ हमेशा घूमा है। ये बताइए आपके कि पान का हमारे संगीत से, संगीत के कल्चर से क्या ताल्लुकात रहा है? बहुत गहरा रास्ता रहा है। पान हमारे भारतीय संस्कृति का और खास करके संगीत का ये अभिन्न अंग रहा है। यहाँ तक कि माने मुसलमानों के यहाँ भी पान बड़ा पसंद किया जाता है। और नवाब वाजिद अली शाह का पान ऐसा बनता था जो सुनने में आता है, जो वो जो उगल देते थे और उनका उगलदान जो गुसल खाने में जो मेहतरानी आती थी वो गस खा के गिर जाती थी। अच्छा। तो आप अंदाजा कीजिए जो कैसा पान खाते थे नवाब साहब। जो उगला हुआ उसके गंध से माने कहते हैं उसको गस आ जाता था। पान का एक बड़ा दिलचस्प, मैं सरदार पंडा गोविंद लाल फूफा जो गया के सरदार पंडा थे, वो सोनी बाबू के शागिर्द थे, हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे नखफोफा जी। तो मैं उनके यहाँ गया था, 3 दिन उनके यहाँ रहा। तो मिलते ही उन्होंने कहा जो रात जगना पड़ेगा। हमने कहा तकलीफ नहीं है, दिन को मत। कहा जो दिन को तो मैं माने कहते हैं रात भर बैठक में रहता हूँ और सवेरे 6 बजे जाता हूँ, सोता हूँ, 3 बजे उठता हूँ, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के पूजा ध्यान वगैरह करके कुछ भोजन करके अब 5 बजते बजते फिर बैठक में हाजिर हो जाता हूँ और फिर रात भर ही चलता रहता है। तो अब तो आप आए हैं उजड़े दयार में, वो जो चमन था वो तो उजड़ गया। रात भर कौन गाने बजाने वाला यहाँ नहीं उठा बैठा होगा। 2 दिन ऐसे ही गुजर गया। अच्छा, उनके बैठक खाने में वो गाँव तकिया मसनद वगैरह सब लगा हुआ, सबके बगल में एक पीतल का चमचमाता उगलदान और पान, वो खुद उसको साफ करके बांस के तिल्ली से कत्था चूने का लेप लगा के वो देते थे, जो आप अपने पसंद से जर्दा मसाला वगैरह आप ले लीजिए। तो पान जो उन्होंने मगही खिलाया, उन्होंने कहा 25 साल पुराना है। तो मैं चौंक गया, जो 25 साल। हमने कहा जो रखते कैसे हैं आप इसको? तो उन्होंने कहा जो सब बता दे। हमने कहा नहीं ये आप रखते कैसे हैं, ये दिखाइए मुझे। तो बांस का बहुत ही बढ़िया जालीदार बिना हुआ वो बटुआ, उसी में वो सारा पत्ता। तो उन्होंने एक फिक्रा सुनाया, जो घोड़ा अड़ा क्यों तो फेरा नहीं गया, रोटी जली क्यों तो फेरी नहीं गई, और पान सड़ा क्यों। तो इसमें से हम रोज पत्ता निकालते हैं और जो वो पोर्शन उसको काट के निकाल देते हैं और फिर दिन भर के खर्च का निकाल लेते हैं एक तरफ और इसको फिर रख देते हैं। अब ये हमने नहीं पूछा जी इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा जब भी 5-6 दिन हुआ, जो 50 साल पुराना खत्म हो गया। अच्छा। तो ऐसे, और वो जो मगही पान मैंने खाया उनके यहाँ, मगही का सिफत है जो उसका रेसिड्यू नहीं बचता है, वो गल जाता है मुंह में। वो मगही पान फिर मुझे खाने को कहीं और नहीं मिला, मैंने मगही खाना ही छोड़ दिया। क्योंकि पान वाले के यहाँ वो मगही कह के जगन्नाथी दे देते हैं इस तरह से। तो मैं ये मीठा पत्ता आजकल खाता हूँ। 1944 का कॉन्फ्रेंस था गया में, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां आए थे और हमारे डॉक्टर मुनुसर दयाल थे जो बेहतरीन हारमोनियम बजाते थे और बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे। तोड़ी के 54 प्रकार उन्होंने मुझे बताए अपने बैठक खाने में। और उनका मानना था जो जिस राग में ध्रुपद की बंदिश नहीं है उसको प्रामाणिक राग नहीं मानते थे वो। अच्छा। उसको 2 नंबर का राग मानते थे। तो 54 प्रकार, ये तो खुद में एक ऐसी बात है जो आज जो पेशेवर गाने बजाने वाले हैं, कोई नहीं सुना होगा, उनसे भी आप पूछिएगा तो वो मुश्किल से 2-4 प्रकार आपका तोड़ी का बता देंगे। 54 प्रकार और उसके ध्रुपद की बंदिशें बताना, वो एक अपने में एक विरल उपलब्धि थी। वो इसलिए करते थे जो हम अपने फन में डूब जाएं, कंसंट्रेशन के लिए। वो खाते थे अफीम चाय इस तरह से, जैसे रहमत खां साहब
ग्वालियर के, वो अफीम उसको चुनिया बेगम कहते थे। तो उनके एक शागिर्द थे महाराष्ट्र में विष्णुपंत छत्रे, तो घोड़े की तिजारत करते थे वो। तो रजवाड़ों में घोड़े खरीदे जाते थे, तो बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के यहाँ उनका आना जाना होता था। तो एक दिन वो गायकवाड़ के पास बैठे, ऐसे बातचीत हो रही थी, तो बोले जो छत्रे तू अपने उस्ताद का इतना जिक्र करता है, कभी सुनवाता नहीं है। कहा हुजूर मेरी क्या भी साथ है, जो उनके आश्रय दाता है ग्वालियर नरेश सिंधिया, वो भी उनको नहीं बोल सकते हैं जो गाना सुनाइए। वो जब अपने मिजाज में, जब लहर में होते हैं, वो इस तरह के लहरी मिजाज के हैं, तभी सिंधिया सुनने। कभी ऐसा मौका आएगा तो आपको जरूर सुनवाऊंगा। संजोग से खां साहब आके इनके यहाँ ठहरे हुए थे, छत्रे के यहाँ, और सवेरे 4-1 बज रहा था। वो शौच वगैरह करके बाहर नल लगा हुआ था, वहाँ बदना मल रहे थे, और ये पैलेस से लौट रहे थे अपने घोड़े पर। जब 1-1.5 फरलॉन्ग रह गया तो खां साहब हठात मौज में गाने लगे, भैरवी अलापने लगे। तो इनके कान में आवाज आई, अरे तो खां साहब गा रहे हैं। तुरंत पलट के गए, कहे हुजूर उस्ताद को सुनना चाहते थे ना, तो आप जैसे हैं वैसे ही चलिए मेरे साथ। वैसे ही नाइट सूट में वो दूसरा घोड़ा लिए और छत्रे के साथ। जब 1 फरलॉन्ग रह गया तो कहा जो घोड़ा यहाँ छोड़ दीजिए, पाँव पैदल जाइए, चुपचाप बैठ के सुनिएगा, बोलिएगा कुछ नहीं। वो गा रहे हैं, बदना वाले कहते हैं। वो गाना ऐसा था जो हठात इनके मुंह से निकल गया, सुभान अल्लाह क्या कहने हैं। वो सही जगह दाद पड़ी थी। खां साहब ने बदना रख दिया, मुस्कुरा के बोले अच्छा लगा? तो जी देख क्या रहा है, ये ले बदना मल, मैं अपनी ताने मांझ लूं। और घंटों बदना मांझने का, वो मलने का स्वांग करते रहे। जब दूसरे दिन देखा जो 15 घुड़सवार चांदी के थाल में असरफी पोशाक और क्या क्या सब लेके, तो खां साहब समझ गए, अबे छत्रे तूने मेरे साथ दगा किया, मैंने महाराजा से बदना मलवाया, तूने बताया नहीं। का उस्ताद अगर बता देता था तो किस्सा ही खत्म था। मैं कसूरवार हूँ, जो भी दंड दे दीजिए आप। जब थोड़ी देर में शांत हुए, ये असरफियां और ये राष्ट्रीय पोशाक और सारा, ये मैं क्या करूंगा, मोहल्ले में बंटवा दे इसको। सारा बट गया। कुछ देर जब हुआ तो उनको अफीम की तलब हुई, चुनिया बेगम की। कहा वे छत्रे 2 रुपए निकाल, चुनिया बेगम की तलब हो रही है। अब देखिए कैसे मैंने कहते हैं उस्ताद लोग थे, इस तरह से लहरी मिजाज के, जो घर आई लक्ष्मी को, असरफियों को बंटवा दिया मोहल्ले में, और अपने शागिर्द से अफीम के लिए पैसा मांग रहे, पैसा 2 रुपया मांग रहे हैं। तो इनके लिए दुनियावी माने कहते हैं ये कोई माने नहीं रखता था। ये हरदम मैंने कहते अपने लहरी पने में डूबे रहते थे, वो फन में। तो इस तरह से जो हमारे गुरुजी बुआ साहब, विनायक बुआ ने बतलाया, जो रहमत खां साहब ऐसे सुरीले थे जो अब्दुल करीम खां साहब बेसुरे लगते थे उनके सामने। अब अंदाजा कीजिए जो सुरीलेपन का क्या पैमाना था उन लोगों का। एक मीर की शायरी है ना, यारों मुझे मुआफ रखो मैं नशे में हूँ, अब जाम दो तो खाली ही दो मैं नशे में हूँ। इन लोगों का जो लहरीपन था वो इसका सहायता लेकर के वो करते थे। संगीत के नशे में ही आदमी दूर होकर के फिर इसका लहरीपन का जरूरत। संगीत में जो नशा है उससे बढ़ के कोई दूसरा नशा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसका सपोर्ट लेना क्या जरूरी था, इसका अफीम का, ये कि उसमें संगीत के ही नशे में डूब जाते थे, तो फिर इस अफीम का सपोर्ट लेने क्या जरूरत था? नहीं, फिर वो मतलब केयरलेस हो जाते थे मैंने कहते हैं, जो आजू बाजू में कौन आता है कौन जाता है नहीं आता है, इस तरह की बात थी, इसीलिए वो करते थे। अब बुंदू खां साहब थे, तो बहादुर खां साहब ने हमको बतलाया कि जब जोधपुर में अली अकबर खां साहब के पास रहते थे बहादुर खां, तो बुंदू खां साहब चरस ये करते थे। तो वो इन लोगों को, बहादुर खां वगैरह को जो अपने कमरे में बताते थे, तो जब वो चरस जब लगाते थे तो इन लोगों को कमरे से बाहर कर देते थे, क्योंकि उसका जो धुआं होता था वो ऐसा होता था जो उसको बर्दाश्त नहीं माने कहते हैं। तो इस तरह से बुंदू खां साहब का ये हाल था, जो बांस की बनी हुई इनकी सारंगी थी, अजीबो गरीब,
अच्छा। उसको कोई दूसरा नहीं बजा सकता था। वो हर वक्त कंधे से लटकता रहता था। अच्छा। और चादर ओढ़ के सवेरे निकलते थे सुई वाला गली में गोश्त साग सब्जी लेने के लिए। तो वो अंदर वो चल रहा है और अबे क्या भाव दिया, अबे गर्दन काटता है, अबे इतने में लगा, अबे ये था उनका। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना गुजर गए तो उनको ये भी नहीं मालूम जो मोहम्मद अली जिन्ना कौन है। तो रेडियो में इनका प्रोग्राम था, वो पोस्टपोन हो गया। तो बुंदू खान साहब ने कहा जो अरे ये जिन्ना को क्या हो गया, कहता तो मैं उसके साथ भी 2-1 हाथ बजा देता, मेरा आइटम कटवा दिया। तो ये आजकल का जो महफिल गायकी है, आप तो बहुत से महफिल गायकी देखा है आपने, लेकिन महफिल और महफिली संगीत का आज के जमाने में क्या प्रासंगिकता है? प्रासंगिकता है इस माने में, जो आप देखते होंगे डॉक्टर साहब, जो आपके घर पर भी बैठक होती होगी और होती है, वहाँ जो उसका मजा होता है तो आप हॉल में भी आप करवाते होंगे, वो नहीं आता, वो मजा वहाँ नहीं में, वो बात नहीं बनती है। क्योंकि वो रूबरू होने की जो बात होती है, आंखें चार होने की जो बात होती है, वो नहीं हो पाती है। ये है, इसलिए इस माने में अब सारा परिवेश बदल गया है, सारी चीज। तो महफिल की प्रासंगिकता सिर्फ इसी माने इतना ही भर है, जो कॉन्फ्रेंसेस भी आप करवाते हैं तो ऐसा करवाइए आप कुछ जो श्रोता और प्रस्तोता का वो लगाव, वो एक हद तक वो चीज बनी रहे। लेकिन आजकल के तो बहुत से जो गायक हैं, संगीतकार हैं, ये लोग महफिल गायकी में बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करते, वो नहीं गाना चाहते हैं, बहुत नहीं गाना चाहते हैं। अगर आप कहिएगा कि आप मैं एक छोटा सा बैठक कर रहा हूँ, बहुत कभी लोग बड़े जो आज के बड़े माने जाने वाले वो कभी बैठक में नहीं गाना पसंद करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, जो उनकी आदत माने कहते हैं बिगड़ गई है। कॉन्फ्रेंसों में जो गाते हैं तो उनकी नजर रहती है तालियों पर, और तालियां माने कहते हैं तो महफिलों में बजती नहीं थी, बेअदबी समझी जाती थी। अब ये किशोरी हम उनकर गाने गई न्यूयॉर्क में, तो वो कभी ऑडियंस की तरफ मुखातिब होती नहीं है, आंख मूंद के गाती है अपने में। जब गाना खत्म हुआ उनका तो लोगों ने पूछा जो आप ऑडियंस को देखती नहीं है, ऑडियंस की तरफ, तो कहा जो ये है जो पहले तो मुझे आनंद मिलना चाहिए ना, तब सुनने वाले को मैं आनंद दे सकती हूँ। इसीलिए मैं अपने में डूबती हूँ, और मैं अगर ये देखने लगूं जो कौन गर्दन हिला रहा है कि नहीं, ताली बजा रहा है कि नहीं, तब तो मैं गा चुकी। आपने देखा होगा आपके यहाँ पिछले दिन भी पठारे और गौरी पठारे और राम देशपांडे आए थे। आपने इस चीज को महसूस किया होगा, जो हॉल कंसर्ट होने के बावजूद भी देशपांडे जी ने जो गाया, घर ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत अच्छा लगा। हाँ, देशपांडे ने जो स्टेज पर गाया, वो अपने में बिल्कुल डूब के गाया उन्होंने। जबकि पठारे की नजर थी, जो मैंने कहते हैं किधर कौन गर्दन हिल रहा है कि नहीं, कौन ताली दे रहा है कि नहीं, यही फर्क मैंने कहते हैं। नहीं, ये कह रहा था कि बहुत से कलाकार जो है ना, पहले कह कर आते हैं कि हम लोग बैठक में नहीं गाते, महफिल में नहीं गाते, हम लोग स्टेज ही पे गाते हैं। एक इसके पीछे ये भी कारण है, जो बहुत सा गाने बजाने वाला रिकॉर्डिंग देना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन इससे तो घर पर आप जो बैठक करेंगे तो नहीं, उन लोग की लगता है कि उन लोग लगता है कि तौहीन हो गई, कि वो लोग सोचते हैं कि पहले के जो महफिल में जो गाने वाले थे वो कुछ और थे। इसी पे मुझे लगता है कि ये बात भी है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या ये वर्तमान माहौल जो है ये शास्त्रीय संगीत के विकास का सहायक है या नहीं? आप तो जितना हॉल कंसर्ट करते हैं, अगर इस तरह से लोग करें हमें, तब तो फिर क्या कहना है। लेकिन ये और लोग जो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, जो करते, चूंकि आप इसके मर्म को समझते हैं, जो जिसको हम मंच से कंसर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको कैसा माहौल दिया जाना चाहिए, कैसे लिसनर्स दिए जाने चाहिए, इसका आप केयर करते हैं। और आपका ऑडियंस भी जो होता है बहुत रिसेप्टिव होता है, इसको आपने मार्क किया होगा इस चीज को। ये और ऑर्गेनाइजरों के यहाँ जो करते हैं, इसकी कमी है, वो नहीं
इसको कर पाते हैं, नजरअंदाज कर पाते जाते हैं। क्यों कि वो संगीत का नो हाउ नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, जिसको कि आप बखूबी समझते हैं। एक बहुत सी जगह तो मैंने देखा है कि वो ट्रीट करते हैं संगीतकार लोग को एज इफ की कोई कमोडिटी है। आए, पैसा दिए, 1 घंटा गाओ, चले जाओ। जब तक कि वो इज्जत अब खुद आप मिल नहीं जाएगा, तब तक न वो गा पाएगा, ना इसकी प्रोत्साहन मिलेगी, ना ही इसका हम लोग विल बी एबल टू कल्टिवेट दैट एटमॉस्फेयर। वो भी नहीं हो पाएगा। आज बहुत सारे ऐसे भी गाने बजाने वाले हो गए हैं, हाँ। जो हॉल में जाने के पहले पैसा गिनवा लेते हैं। जी, अच्छा, ऐसा भी होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, एक बहुत पढ़े लिखे, फिर आप भी थे उस कार्यक्रम में, आप भी बहुत पढ़े लिखे परिवार के, बहुत ही जाने माने, हम सोचते हैं बिहार में बहुत ऊंची परिवार के, उन्होंने एक बहुत ही बड़े कलाकार का, पंडित उल्लास कसालकर को बुलाया अपने यहाँ। इतने बड़े संगीतकार को बुलाया, इतने बड़े म्यूजिशियन को बुलाया, जो आज के सबसे टॉप में से माने जाएंगे। और कार्यक्रम में जब वो गाने का था तो आधा घंटा उन लोगों 10 मध्यालय से शुरू किया उन्होंने और वहीं पर खत्म कर दिया। 10 मिनट गाए। जब वो गा रहे थे तो उनके तरफ उनके चेहरे पर पीठ करके 20 लोग ठीक आगे में, जो कि पहले बैठे वाले, उनको चेहरे की तरफ पीठ करके लोग। मैंने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई जी, जो आपने इतने बड़े कलाकार को, वो ऐसे गवैया नहीं है उल्लास कसालकर, ये बुला के आपको इस तरह से उनकी तौहीनी करना, ये सोहनीय नहीं था। आप ऐसा क्यों नहीं किया? उस दिन तो पॉलिटिकल मजमा था आपका, दूसरे दिन आप सिर्फ उल्लास जी का गाना रखती आप। जी 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 जी, तो कुछ बात बनती जी। आप इस तरह के कलाकार को बुला के इस तरह से बेइज्जत करना, ये सही नहीं है। जी जरूर। तो इसमें न्यू जनरेशन को केवल ये कहना कि शास्त्रीय संगीत से कटते हैं और न्यू जनरेशन को ब्लेम करना है, इसके लिए तो ब्लेम करने चाहिए जो अभी पीढ़ी ऊपर जो लोग इस तरह से भी संगीतकार लोग को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नया जनरेशन क्या सीखेगा? न्यू जनरेशन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मैं तो देखता हूँ, मैंने कहते हैं स्पीक मैके का, मैं यहाँ लगातार 3 बार चेयरपर्सन रह चुका हूँ माया शंकर के पहले। मैं उन युवा लड़के लड़कियों में देखता हूँ, मैंने कहते हैं जानने के क्यूरियोसिटी उनमें इतनी है जो, और वो शास्त्रीय संगीत को बहुत अच्छे तरीके से सुनना पसंद करते हैं, न्यू जनरेशन के यंगस्टर्स। और गाने बजाने वालों को किस तरह से इज्जत दी जानी चाहिए, ये भी मैंने कहते हैं वो समझने लगे हैं और उस तरह से वो करते हैं। किस तरह से आर्टिस्ट को लाते हैं वो और किस तरह से बिठाते हैं, वो सारा ये करते हैं। इसलिए यंगस्टर्स को तो बिल्कुल ही ब्लेम जो किया जाता है, ये अपनी जो कमी है वो नाहक उनके ऊपर थोपते हैं वो। तो यंगस्टर्स आ रहे हैं अभी शास्त्रीय संगीत में, अभी भी क्या उन लोग की रुझाव है शास्त्रीय संगीत की तरफ? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छी तालीम क्यों नहीं मिल पाती फिर उन लोग नहीं, अगर नहीं रहता तो हम आप देखिए उल्लास कसालकर जो कि सिर्फ ख्याल ही गाते हैं, और भी है वेंकटेश कुमार हैं जी, और उस एज ग्रुप के और बहुत सारे हैं, अश्विनी भिड़े हैं, हमें पद्मा तलवलकर हैं जी, आरती अंक लेकर हैं, और कई लोग हैं ऐसे जो, एक और वो धारवाड़ के का है जयतीरथ में बंडी, एक और भी है गुरव। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे लोग अभी भी गाने बजाने वाले हैं जो कृष्ण कुमार कैवल्य, हाँ कैवल्य, हाँ कैवल्य, जो अभी भी रीत का गाना बजाना करते हैं और कर रहे हैं, और लोग बड़े चाव से सुनते हैं उनको। उनके गाने बजाने में लोगों की तादाद अच्छी खासी रहती है तादाद। आजकल तालीम जो लोग को दी जाती है और पहले की तालीम में क्या फर्क है? आजकल अब मुझे एक पंडित जसराज का देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में कल एक आया, जो मैंने कहते हैं जो पहले संगीत जो था सो हिमालय के जैसा, आज सागर के जैसा, और टेक्नोलॉजी को उन्होंने जोड़ा, जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसको सुलभ करने में, सीखने में। मैं इससे कतई, मैं जसराज जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, जो वो जो पंडित जसराज बने सो उसी दौर से गुजर के वही तालीम लेकर के, हासिल करके, वही रियाज का सिलसिला करके सारा सब कुछ बने वो, तो फिर ये हिमालय और सागर इस तरह का ये जो सिमिली देना है, ये उनके जैसे पहुंचे हुए कलाकार को शोभा नहीं देता है।
अब इस तरह की बातें ये लोग बेतुकी बातें करते हैं, जो कि एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, इसलिए करते हैं जो हम मार्केट में किस तरह से बने रहें, उलूल जलूल कुछ भी बोल के और इस तरह से लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके, ये सही बात नहीं है। नहीं तो अब तो लोग क्लासेस देते हैं इंटरनेट पर। मैंने पहले तो तालीम मिलना ही मुश्किल था गुरु से, इतना हम जैसे जाते कि राजा भैया पूछ वाला सुनना चाहते थे, शंकर पंडित से सीखना चाहते थे। अब मालूम हुआ कि शंकर पंडित का उन्होंने रिकॉर्ड उस जमाने में 8 आने में 8 बार सुना। उसके बाद मालूम हुआ कि शंकर पंडित कहाँ रहते हैं। वहां गए तो खैर उनकी बीवी कही कि इनसे नहीं सीख सकते हैं, तो शंकर पंडित उनका सामान धोते थे मंदिर तक, और उसी दौरान जो सीखा सो सीखा। एक चीज थी पहले जो एक मान्यता थी, ये रहनी भी चाहिए, जो पात्रता देखते थे, इसके लिए बड़ी कड़ी परीक्षा लेते थे वो, और उसमें जो ओवल निकल जाता था उसको दिल खोल के मन कहते हैं सिखाते थे। अगर नहीं सिखाते तो ये सिलसिला कायम ही नहीं रहता हमें। आज जो सिखाते हैं, किसी को भी सिखाते हैं, जितने एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, उनके पास एक समय नहीं है जितना शागिर्द को डिवोट करना चाहिए गुरु को हमें, वो उनके पास नहीं है, क्योंकि अपने ही भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो पहले के लोग इतना स्ट्रिक्ट, जैसे कि अलाउद्दीन खान के बारे में मालूम है कि वो वजीर खान के कैरेज के सामने अपना जान देने को तैयार हो गए, तभी जाकर सिखाना शुरू किया। तो पहले के जमाने के लोग कितना सख्त क्यों होते थे सिखाने उखाने में, और आजकल के जमाने वाले तो खोजते रहते हैं कि कोई मिल जाए कि इसको सिखा दे, वो पात्र हो या नहीं हो। आप खुद देखिए ना, आप डॉक्टरी के पेशे में, आप हार्ट सर्जन हैं जी, वो खुद इतना टाइम टेकिंग चीज है जी, और उसके बाद फिर संगीत। तो जब तक इसमें ये तो धैर्य माने कहते हैं इसमें चाहिए ही, डिवोशन चाहिए ही हमें, उसको आप कट शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? कट शॉर्ट कीजिएगा आप ये टेक्नोलॉजी के सहायता लेकर के और सीडीज और कैसेट से, तो मैंने कहते हैं आप अव्वल दर्जे के परफॉर्मर नहीं बन सकते। नहीं आचार्य जी, आजकल तो लोग विशारद करके निकलते हैं, 6th ईयर कर चुके हैं, और उन लोग से कहिएगा कि कोई राग गाने के लिए ना, तो वो राग में इतनी त्रुटि होगी कि कहा नहीं जाए। यही हो रहा है। क्या तालीम आपने दिया? यही हो रहा है। क्या तालीम हुआ? यही हो रहा है, और यही सोच समझ के आईटीसी वालों ने ये सारे जो संगीत रिसर्च एकेडमी जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और वहाँ गुरु शिष्य परंपरा में ही तालीम दी जा रही है, यही सोच के अभी भी जितने लोग गाने बजाने के निकल रहे हैं आला दर्जे के, जो सो उसी माने कहते हैं पद्धति में। शॉर्टकट फार्मूला तो इसका हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्स रन करती है, और ये मेरे बच्चे भी उसमें जुटे हुए हैं, मेरी बेटी भी 3rd ईयर कर ली। हाँ, हम कहे बेचा 1st ईयर का राग जैसे सुनाओ हमको, तो हम पूछे कि इसका वादी स्वर कौन है और संवादी स्वर कौन है, तो वो नहीं मालूम, पास कर गई। मेरी बहन की बेटी मैंने भगनी हुई, वो तो 6th ईयर में भी कर ली है। उसको हमने कहा कि वैसे कहा दरबारी सुनाते, दरबारी रटा हुआ तो सुना दिया, लेकिन उसका रूप प्रकार क्या है, ये क्या है, वो कुछ नहीं। तो ये इस तरह का सीखना से और नहीं सिखाने से मतलब क्या था? आप यंगर जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे सीखे, कैसे इस पे? यंगर जनरेशन तो उल्लास का साल कर तो स्पष्ट कहते हैं जो भाई 10 साल हर चीज भूल के किसी अच्छे गुरु को चुन लो। अब फिर खाएगा क्या, जबकि सपोर्ट तो अब तो राजा महाराजा का सपोर्ट रहा नहीं, तो फिर खाएगा क्या? ये तो करना ही पड़ेगा, मैंने कहते हैं डॉक्टर साहब, मैंने कहते हैं इसका विकल्प नहीं है, क्योंकि वो त्याग तो नहीं, वो त्याग तो दिया मैंने 10 साल। हाँ, मैं भी, मुझे तो खाने पीने का जरिया है मेरा हार्ट सर्जरी। अगर मैं भी संगीत में ही रहता तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाता, क्योंकि मुझे तो कोई राजा महाराजा सपोर्ट करता नहीं। तो अभी भी जो ऐसे सीखने वाले लड़के लड़कियां हैं, सो इतना त्याग करने के लिए वो तैयार अभी भी हैं। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ, खाएंगे पिएंगे क्या वो? क्योंकि जिस तरह की कड़ी तपस्या चाहिए संगीत के लिए, हमको तो लगता है, मैं जैसे जिन लोग का भी लाइफ पढ़ा हूँ, चाहे वो बालकृष्ण इचल क्रांति का हो या किसी का भी हो, नहीं, उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सरकार को चाहिए, जो ऐसे टैलेंटेड लड़के लड़कियों को आप स्कॉलरशिप दीजिए, और गुरुओं को भी आप एक अच्छी रकम दीजिए मानदेय के रूप में, और उनको फिर वो समस्या दाल रोटी की जो आप बोल रहे हैं वो खाएगा क्या? हाँ, सही बात तो है। अगर अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा
तो फिर मैंने कहते हैं, चूंकि आपका इतना, आपको लोग जानते भी हैं इस लाइन में, आपको पद्मश्री भी मिला है इसमें, आप इस बात को कभी उठाया है? जब यहाँ अकेडमी में था आपने इस बात को उठाया? तो मैंने 2 चीजें यहाँ शुरू करवाई थी जी। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के जो यंगस्टर थे, लड़के लड़कियां, उनको स्कॉलरशिप मैंने एकेडमी की तरफ से। नहीं, तो वो तो स्कॉलरशिप बहुत कम अमाउंट था। आपने कभी सोचा कि भाई ऐसा ये पॉसिबल है कि कोई लड़का अगर बहुत ही अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छे कलाकार भी नहीं कहते, भाकले, बहुत यंग लड़का है, हाँ, भाकले करके, आप उनका जाके सुनिएगा, वो नट विहाग मल्लिकार्जुन मंसूर का उसने भी गाया है, झंझन झंझन पायल बाजे। अब वो लड़का को अगर कोई सरकार को चाहिए नहीं कि उसको 40,000 रुपये महीने दें, काहे गाना सीखे और आगे बढ़े और दे सकती है। ऐसा मैंने कहते हैं 10-20 लड़के लड़कियों को चुन के तो सरकार दे ही सकती है। सरकार के पास उतना रकम है ही। हाँ, बहुत रकम। और इस बात को उठाना चाहिए कि ऐसे 20 कलाकार को आप चुन करके लाख रुपए महीने, 50,000 रुपए, तो इसमें प्रोत्साहन भी होगा। तो मैं लोग चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में जाऊं। एकेडमी की तरफ से मेरा जो बजट था उसमें से जितना मैंने कहते हैं मैंने 8-10 लड़के लड़कियों को मैंने गुरुओं के पास भेजा, गुरुओं को भी मैं देता था। और वो लोग मैंने कहता अभी भी आए, या अशोक जो तबला बजाते हैं, शंकर घोष के पास गए। हाँ। एक और लड़का था देवचंद पाठक का लड़का, हाँ। वो साबिर के पास गया सीखने के लिए। उसी तरह से एक दमयंती जोशी के पास एक लड़की गई सीखने के लिए। एक लड़की थी जो एल के पंडित के पास, मैंने इस तरह से। तो ऐसा मैंने कहता है सरकार को ये प्रोविजन करना ही होगा। लेकिन इस बात को इस तरह से सरकार के पास उठाना बहुत जरूरी, जो हम नहीं सोचते कि अभी तक उठाई गई है बात। तो कि लाख मैं तो अपने जानते उठाता हूँ इसको, जहां मुझे मौका मिलता है मैं इसको उठाता ही हूँ। लेकिन सिर्फ एक आवाज से तो नहीं बात बनेगी जी। जब तक 10 आवाज नहीं उठे इसके लिए, तब जाके मैंने कहते हैं, एक यहाँ जगन्नाथ कौशल थे राज्यपाल, तो वो बोले, जो मैंने कहते हैं, जो दरवाजे पर दस्तक लगाते रहो, कब दरवाजा खुलेगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन दस्तक लगाना बंद मत करो। उसी तरह से ये आवाज उठनी ही चाहिए डिफरेंट कॉर्नर से। नहीं, बिकॉज ये कभी स्ट्राइक नहीं किया है, किसी को भी आया नहीं कि इसको अगर सरकार इस तरह से प्रोत्साहन दे कि भाई जो भी इसमें एक्सेल करेंगे उनको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीना में तनख्वाह दूंगा। दूरदर्शन और स्पीक मैके ने एक शुरू किया है जी, जिसमें जो सबसे अव्वल होगा हिंदुस्तानी और कर्नाटक में, उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा वन टाइम। हाँ। तो उसके बाद तो वन टाइम होने से वो उसमें रहेगा ही नहीं। तो एक जहाँ कुछ भी नहीं है वहां तो बहुत अच्छा है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कम से कम इतनी तो शुरुआत हुई है। नहीं, बहुत अच्छी चीज है। मैंने बहुत आपके साथ तो बैठकर बात करते घंटों, आप तो इंसाइक्लोपीडिया है संगीत के। आपको अक्सर मैंने अपने आप में देखा है, महफिलों में भी देखा, इधर भी देखा। क्या ये बात सही है कि संगीतकार सामाजिक प्राणी नहीं होता है क्या? क्योंकि मैं भी आपको भी अकेला ही देखता हूँ अक्सर। सामाजिक प्राणी तो होता ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है माना कहते हैं, क्योंकि संगीत भी तो समाज के लिए ही है, तो इसीलिए समाज से कटके, ये गलत नोशन है, वो समाज से कटके माने कहते हैं संगीतकार नहीं रह सकते हैं और न संगीत रह सकता है। हमें दोनों का अन्य आश्रय संबंध है, इसलिए वो तो बना ही रहेगा। हाँ, कमी बेसी हो सकती है माने कहते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपके जैसे माने डॉक्टरी के पेशा में रहते हुए आपके जैसे कितने माने यहाँ हैं? अब हमारे RN सिंह हैं, ऑर्थोपेडिक्स, माने ये इतनी कमाई है उनकी। वो मैंने उनको देखा जी, जब तक डॉक्टर शिव नारायण सिंह थे तो रोज उनका चरण स्पर्श करने जाते थे। जब डॉक्टर साहब गुजर गए, डॉक्टर साहब का बहुत गहरा संबंध था, खुद सितार बजाते थे डॉक्टर नारायण सिंह। और इस तरह से तो उनके दिवंगत होने के बाद वो डॉक्टर शिव नारायण सिंह मेमोरियल ट्रस्ट एक बना, उसके तत्वावधान में 2-3 साल कंसर्ट भी RN सिंह ने करवाया, फिर उन्होंने बंद कर दिया। डॉक्टर साहब से मुझे मुलाकात हुई थी, वही जो उल्लास का साल कर आए थे तो किशोरी सिंह के यहाँ, तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्यों बंद कर दिया आपने? आपकी तो खुद इतनी हैसियत है, जो डॉक्टर साहब के नाम पर एक छोटा मोटा कंसर्ट तो आप करवा ही सकते हैं हमें, और फिर मैं आपके साथ हूँ, हमें हम लोग दोनों मिलके माने कहते हैं 2-3 साल तो किया ही, माने कहते हैं आगे भी माने कहते हैं इसको बंद मत कीजिए। हमें
आखिर ये पैसा आप कहाँ ले जाएंगे, कितना खाएंगे आप हमें। और आपके डॉक्टर प्रधान भी तो हैं, माने कहते हैं, वो भी तो माने कहते हैं म्यूजिक के ऊपर इतनी दीवानगी उनकी है और इतना सब कुछ कर रहे हैं, और एक संस्था भी चला रहे हैं और हॉल कंसर्ट्स भी कर रहे हैं, आए दिन अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनवाते हैं। शायद ही मुझसे किसी का बिजियर क्लासिकल प्रैक्टिस होगा। 18 घंटा भी मैं काम करता हूँ अपना प्रोफेशनल वर्क। बात असल में सोच की है हमें। और इधर डॉक्टरी का पेशा ऐसा है, माने कहते हैं, जो इतने और अच्छी कमाई, माने कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अगर वो लोग चाहेंगे, माने कहते हैं, तो खुद 2-4 लड़कों को जी माने तालीम दिलवा सकते हैं। जी, ये बताइए, आपको इतनी, मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, इतना आप चलते फिरते से आपको याद कैसे रहता है? हम लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, आप लोग आपको कैसे याद रहता है इतना म्यूजिक? क्योंकि हर वक्त इसी में डूबे रहते हैं। मेरा यही ध्यान, चिंतन, इबादत, सब कुछ यही है। 24 घंटा मैं इसी में रमा रहता हूँ हमें। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैंने कहते हैं, जो साजे दिल में तराने बहुत हैं, वो कहने को अब भी फसाने अफसाने बहुत हैं। वाह वाह, बहुत खूब। और सब हुस्न का हुस्न चुरा ले गया कोई, यादों की कायनात मेरे पास छोड़ गया। बहुत खूब। अंतिम सवाल आचार्य जी आपसे करना चाहूंगा, और आप अपने उल्लेखनीय संगीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये मैं अंतिम पड़ाव नहीं कहना चाहूंगा, बट हेल्म ऑफ रादर। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर तो हुई ही मैं। क्या आपकी ऐसी कोई चाहत है जो पूरी नहीं हुई हो? क्या आपको जितनी उपलब्धियां मिली हैं, हम तो सोचते हैं कि आपको जितनी उपलब्धि मिली है पद्मश्री कम है, क्या आपको जितनी उपलब्धि मिली है आपको जीवन में, चाहे रिकग्निशन मिला है, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहिए अगर, तब तो बात ही खत्म हो जाती है। ये बात जो है, मैंने कहते हैं, जो दिल से, ईमान से जो जिस चीज में करेगा, उसको मान सम्मान तो माने कहते हैं, कोई माने ऐसा रखता नहीं है, उसको सम्मान मिलता ही है देर सवेर, ऊपर वाला मौला देता ही है। ये ना समझी होगी जो साहब हमने इतना, माने कहते हैं, अपने को डिवोट कर रखा है, सब चीज भूल के भुला के, उसके बावजूद भी माने कहते हैं मौला कुछ देख नहीं रहा है। अरे मौला नहीं देख रहा है तो मैं कर कैसे रहा हूँ? और इतना जो कुछ भी मुझे मिला है और मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, उसी के नेमत से मिलेगा, उसी के रहमो करम से मिलेगा। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ जिससे वो करवा रहा है। सही बात है। मुझे एक संतुष्टि होना सबसे बड़ी भक्ति का पार्ट है। मैं एक बार गया हुआ था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा एक और चीज में। मुझे भी एक याद आ गई, एक मिसरा याद आ गया, मैं बताना चाहूंगा। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, मैं अजमेर गया, तो हमसे पूछा कि दुआ मांगो और क्या चाहते हो, तो हमने कहा कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर। उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वाह, क्या बात। संतुष्टि होना तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है ना कि आपको जितनी रिकग्निशन मिली है उसका 10 गुना ज्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए था। पद्मश्री तो बहुत छोटी सी चीज है। पद्मश्री जी नहीं, वो रिकग्निशन पद्मश्री और पद्म भूषण से नहीं, वो रिकग्निशन कि 10 लोग आपसे एक इंस्टीट्यूट यहां खुलवाए जिसमें आपको उसका आचार्य रखें, जहां पर स्टूडेंट्स को बुलाएं जिसको आप ज्ञान दे सकें, इस चीज का हम बिहारियों को ज्ञान हो सके। और इतनी रिच हमारे पास आपके ऐसी नॉलेज है जिसका किसी इंस्टीट्यूट, एक अलग से इंस्टीट्यूट खोल करके जहां पर लड़के लोगों को बुलवाए, या कहीं यूनिवर्सिटी में ही आपको एज ए विजिटिंग प्रोफेसर बुला करके इस चीज का एक क्लास दे। इस चीज का मालूम रहता है किसी और, अगर हम श्योर है किसी और प्रांत में होता तो लोग इसका फायदा उठाना चाहते। आपको नहीं लगता है कि आपसे पूरा तरह से हम लोग फायदा नहीं उठा पाए? मेरी भी ये बहुत दिली ख्वाहिश है। सबसे पहले तो ये उसका अच्छा खासा एक स्कीम और सारा प्रस्ताव बना के मैंने शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग दोनों विभाग को दिया, मंत्री और सचिव को। हमने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत स्तर से जितना जो कुछ कर रहा हूँ तो कितना कर सकता हूँ। अगर सरकार एक, मैंने कहते हैं, कोई शोध संस्थान के लिए जब तक आप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं सरकार की तरफ से, तब तक मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ही अनुदान दीजिए आप, उसका लेखा जोखा मुझसे ले लिया कीजिए, पाई पाई का हिसाब। लेकिन मुझे इतनी रकम आप दीजिए जो मैं साल भर में इतने लोगों को से शोध करवा सकूं, खुद कर सकूं और बात को आगे बढ़ा सकूं।
वो चीज वैसे की वैसे पड़ी। नहीं, सरकार को चाहिए कि आपके ऐसे आदमी को खूब अच्छी तरह से आपकी विद्या को पूरी तरह से निचोड़ करके और बांट दे। एक गुजारिश आपसे, हम जानते हैं यहाँ के साजिंदे भी नहीं हैं, हाँ, आप शायद मूड में भी नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बहुत गुजारिश, आप इतने बड़े गुरु से आपने शिक्षा ग्रहण की है, मुझे भी बहुत शौक रहा है, आप एक छोटा सा कोई मुखड़ा मुझे सुना। डॉक्टर साहब, असल में ऐसा है, सांस टिकती नहीं है। टिकनी जरूरी नहीं है, वो हमारे इस आर्काइवल में आपकी अगर 2 लाइन गाई रह जाएगी ना, इसकी महत्व आप नहीं समझ पाएंगे। अब जानने समझने वाले लोग जो है वो सुनेंगे, कहेंगे जो मैंने कहते हैं गजेंद्र नारायण मैंने कहते तो ये तो इम्प्रॉम्प्टू जैसे घर में बैठे चाय पर बात हुआ उस तरह से आप गा रहे हैं, आप थोड़ी अपना प्रिपेयर होकर के, और न हारमोनियम है, न तानपुरा है, न तबला है, कोई है ही नहीं, अगर आपको ठीक लगे तो। सारी रतियाँ जग में सारी रतियाँ रतियाँ सारी अखियाँ मोरी रत्नारी भई हुईया, मोरी अखियाँ भई रत्ना जग में सारी रतियाँ। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप बहुत अच्छा लगा, आपने सुना दिया गाना, बहुत दिन से हमने सुनने का शौक था कि आपका सुनूं भी, अब इत्मीनान से एक दिन बैठ करके पूरे साजिंदों के साथ आपका ये गाना सुनूंगा। हम आपके दीर्घायु होने की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद।